हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम अपने बिलियन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ के एक नए टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आज का टॉपिक रहेगा वाष्प दाब। वाष्प दाब को आज हम बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। वाष्प दाब, और इस टॉपिक में आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। दोस्तों, इंग्लिश में इसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। आज हम इसी को ही वेपर प्रेशर को अच्छे से पढ़ेंगे और इसके बारे में सभी जानकारियों को प्राप्त करेंगे। वेपर प्रेशर, वाष्प दाब आज का टॉपिक है। वाष्प दाब के बारे में पहले समझते हैं इसके शब्द से समझते हैं वाष्प दाब होता क्या है। आप जानते हैं कि दाब तो जानते हैं आप, दाब प्रेशर है, और यहाँ पर एक शब्द जुड़ा है, दाब के साथ एक शब्द जुड़ गया वाष्प दाब। तो ऐसा कोई ना कोई दाब जरूर होगा जो वाष्प से संबंधित हो। ये केवल ओवरव्यू है वाष्प दाब का। मज़ा आ रहा है? वाष्प दाब का मतलब यही है कि ऐसा कोई दाब जरूर है, ऐसा कोई दाब प्रेशर जरूर होगा जो किससे रिलेट होता हो, जो वाष्प से रिलेट होता हो, वाष्प से संबंध रखता हो। तो हम वाष्प के द्वारा ही वाष्प दाब को समझेंगे। पहले केवल वैसे जैसे हम पहले करते थे उसी प्रकार हमने एक बर्तन ले लिया और इसमें क्या है, इसमें एक द्रव भरा है। आप जानते हैं कि एक द्रव इसमें भरा है। हमने आपको बहुत पहले भी बताया था कि अगर कहीं द्रव की बात आती है तो हम एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, जल लेते हैं। जल क्यों लेते हैं? क्योंकि जल हमारे आसपास होता है और जल के बारे में हम जानकारी भी बहुत रखते हैं, इसीलिए हम जल को ले लेते हैं जिससे हमें समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पर क्या भरा है? H2O। अब क्या है कि H2O केवल एक सिंपली बर्तन में भरा है, सिंपल एक बर्तन में H2O रखा है। अब आप क्या करेंगे? अब आप इसका ताप बढ़ाएंगे। अब आप क्या करेंगे? नीचे से गर्म करेंगे। जैसे आप घरों में क्या करते हैं, पानी को उबालते हैं, उसी प्रकार हम यहाँ भी कर रहे हैं। ये जल है, पानी है, ये द्रव है, इसे हम क्या कर रहे हैं? उबाल रहे हैं और इसे क्या कर रहे हैं? ताप दे रहे हैं। हमने मान लिया इसे नीचे से ताप दिया। अब क्या होगा? आप जानते हैं, आपने बहुत अच्छे से देखा होगा कि जब हम द्रव को गर्म करते हैं तो भाप बनने लगती है। जब भाप बनती है, इस तरह से भाप के अणु होते हैं। यहाँ पर भाप कौन सी अवस्था होती है? भाप होती है गैस अवस्था होती है। और यहाँ पर क्या था? ये था द्रव। तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे धीरे धीरे द्रव को गर्म करते हैं वो क्या होता है? वो गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। द्रव को गर्म करते हैं तो वो गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। ये किसके अणु हैं? ये वाष्प के अणु हैं, अर्थात गैस के अणु हैं। अब मान लीजिए आप द्रव को गर्म करते गए। आपने देखा होगा कि अगर द्रव को किसी बर्तन में रखकर हम गैस पे रख देते हैं गर्म होने के लिए, तो जैसे जैसे वो गर्म होता रहता है द्रव कम होता चला जाता है। और अगर आप खूब गर्म करते हैं तो द्रव बर्तन में बिल्कुल भी नहीं बचता है, सब भाप के रूप में उड़ जाता है। अगर हम क्या करें, अगर हम मान लीजिए अभी ये खुला बर्तन है, कैसा बर्तन है? खुला हुआ। अब हम क्या करते हैं? अब हम इसे ऊपर से बंद कर देते हैं। इस तरह से हमने इसे क्या कर दिया? इसे लॉक कर दिया, ऊपर से बंद कर दिया, कवर कर दिया। अब आप जानते हैं कि जैसे आपने द्रव को गर्म करा, आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए, द्रव को गर्म किया वो किस में जाएगा? गैस अवस्था में जाएगा। अब गैस अवस्था में जाने से क्या होगा कि इसके जो गैस के अणु हैं वो वायुमंडल में नहीं जाकर, आपकी भाप क्या होती है घरों में जब आप पानी को गर्म करते हैं वो वायुमंडल में चली जाती है, उड़ जाती है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि इस वाष्प को केवल और केवल इसी बर्तन में बंद रखना चाहते हैं और इसे वायुमंडल में नहीं जाने देना चाहते। आपने क्या करा? ऊपर से एक कवर लगा दिया, ऊपर से बर्तन को ढक दिया और वाष्प के अणु को एकत्र कर लिया उसमें। अब क्या होगा? अब आप क्या करेंगे? अब आप जैसे जैसे द्रव को गर्म करेंगे, अच्छे से समझना, बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मज़ा आने वाला है। आपने जैसे जैसे द्रव को गर्म किया गैस के अणु बनते गए। क्यों? क्योंकि द्रव को गर्म करने पर गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब आपने द्रव को गर्म किया, किस में बदलता गया? गैस में बदलता गया। द्रव को आपने क्या करा? द्रव को आपने गर्म करा, ये हीट का साइन है, मतलब गर्म करा। अब आपने जैसे ही द्रव को गर्म करा वो किस में बदलता चला गया? वो गैस में बदलता चला गया। लेकिन जब तक आप द्रव को गर्म करेंगे और गैस में कब तक बदलेगा,
एक ऐसी निश्चित सीमा होगी, वहीं तक द्रव गैस में बदलेगा। ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आ रहा है बस 2 लाइन की बात है, अभी समझा रहे हैं। आपने शब्द सुना होगा एक साम्यावस्था शब्द सुना होगा, नहीं भी सुना है हम बताएंगे आपको। साम्यावस्था का मतलब क्या है कि द्रव और गैस अवस्था के बीच साम्यावस्था उपस्थित हो जाती है। इसका क्या मतलब है? बहुत मज़ा आने वाला है। आपने द्रव को गर्म किया, अब क्या बना? इससे गैस बनी। सिंपल सी बात है, हमें पता लग गया। अब गैस एक निश्चित सीमा तक बनेगी। आपने द्रव को गर्म करते गए, क्योंकि ये बर्तन कवर है, ये बर्तन कैसा हुआ, ऊपर से हमने इसे बंद कर दिया, ये बंद पात्र है, इसीलिए इसकी गैस इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन क्या होगा, अगर ये बर्तन खुला होता तो सारा का सारा द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता और वायुमंडल में चला जाता। लेकिन अब क्या होगा, अब द्रव की गैस है, गैस वो बंद कर ली हमने, अब ये केवल और केवल एक निश्चित सीमा तक इस अवस्था में परिवर्तित होगा। अब क्या होगा, अब इसी में पॉइंट है। आपने जैसे जैसे द्रव को गर्म किया, वो गैस अवस्था में परिवर्तित होता गया, एक अंतिम स्टेज तक पहुंच गया। इसका मतलब क्या है कि अब द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित नहीं हो सकता है, अब नहीं हो पाएगा। उसका मतलब क्या होता है, उस अवस्था को बोलते हैं साम्य अवस्था। जब द्रव और गैस प्रवस्था के बीच साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है, उसे बोलते हैं साम्य अवस्था की स्थिति। अब जैसे इसमें साम्य अवस्था उपस्थित हो गई, साम्य अवस्था आ गई, अब क्या होगा, अब गैस के अणु जितने बनने थे बन गए, अब नहीं बनेंगे। अब क्या होगा, आप चाह रहे हैं कि नहीं, क्यों नहीं बनेंगे, हम फिर गर्म करेंगे। गर्म करने पर आप जानते हैं द्रव गैस में बदलती है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि द्रव को गर्म करेंगे तो गैस में बदलेगी। ये कॉन्सेप्ट आपको हमने पहले बताया। अब आप सोच रहे हैं कि नहीं, हम और गर्म करेंगे, देखें कैसे नहीं बदलेगी। हमें तो ये बात बताई गई है कि द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है जब गर्म करते हैं, तो यहाँ भी गर्म करेंगे फिर बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, आप समझ रहे हैं। लेकिन हमने ये तो बताया है, इसके साथ ये भी बताई है, साम्य अवस्था भी बताई है। अब इसी का यहाँ पर महत्व है। जब द्रव और गैस प्रवस्था के बीच साम्य अवस्था आ जाती है, क्या होता है, जब द्रव और गैस प्रवस्था के बीच साम्य अवस्था आ जाती है, उस समय एक ऐसी स्थिति होती है जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी और चौंकाने वाली भी। उस समय क्या होता है कि अगर द्रव का एक अणु गैस में बदला, आपने गर्म किया, आप नहीं मान रहे हैं, आपने फिर गर्म किया, तब क्या होगा, अगर द्रव का एक अणु गैस में बदला, इसका अगर एक अणु, जैसे मान लीजिए ये द्रव का अणु है और ये कहाँ पर बदला, गैस में, ये गैस के अणु में बदल गया, ये यहाँ पर गैस है और यहाँ पर क्या है, लिक्विड है। अगर आपने द्रव का एक अणु गैस में बदल दिया, तब क्या होगा, तुरंत ये जो द्रव का स्तर है, तुरंत क्या होगा कि गैस का एक अणु भी कहाँ आ जाएगा, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। यही स्थिति होती है साम्य अवस्था की। आपने द्रव के साथ क्या किया, जहाँ तक गैस बननी थी बन गई, लेकिन आपने फिर क्या किया, नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम फिर गर्म करेंगे। आपने और गर्म किया, अब और गर्म करेंगे। ये तो सही बात है कि द्रव गैस में परिवर्तित होगा जब गर्म करेंगे। वही बात यहाँ पर फॉलो भी हुई। एक अणु बदल गया, मान लीजिए एक अणु बदल गया, द्रव से किस में बदल गया, गैस में। लेकिन साम्यावस्था की अगर स्थिति आ गई, तब क्या होगा, गैस का एक अणु भी तुरंत के तुरंत द्रव में बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ तक, जब सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि अगर द्रव को आपने गर्म करते गए गैस बनती रही, गैस कहाँ तक अन्याय सहेगी, कभी ना कभी इसका विरोध जरूर करेगी। और इसका विरोध कब होता है, साम्यावस्था की स्थिति पर। साम्यावस्था में गैस क्या कहती है, अगर अब तुमने हमारे साथ कोई गलत काम किया, अगर तुमने एक अणु अपना हम में बदला, तो हम भी अपना एक अणु तुम में बदल देंगे, क्योंकि अब हम तुम्हारी चाल समझ गए हैं। अब साम्यावस्था हमारा साथ दे रही है। अब साम्यावस्था की मदद से हम क्या करेंगे, अगर तुम्हारा एक अणु गैस में बदला, अगर लिक्विड का एक अणु गैस में बदला, तब गैस का एक अणु तुरंत लिक्विड में बदल जाएगा। अर्थात साम्यावस्था की स्थिति में गैस और द्रव
के अणुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर अगर 50 अणु थे, 50 अणु बचे हैं, और अगर एक अणु जैसे ही यहाँ पर हुआ, ऊपर भी 50 है मान लीजिए, अगर 50 अणु में से एक अणु चला गया तो यहाँ पर कितने बचे, यहाँ पर 49 बचे, 49 बचे, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 51। तो ऐसे ही क्या होगा, तुरंत इसका एक अणु, ये जो गया था, ये वाला अणु गया है, ये तुरंत आ जाएगा, ये आ जाएगा तुरंत लिक्विड अवस्था में। क्योंकि साम्यावस्था की स्थिति में क्या है कि अगर गैस का अणु इसमें कब बदलेगा, अगर द्रव का एक अणु गैस में बदला, तो गैस का एक अणु तुरंत द्रव में बदल जाएगा। ये स्थिति कहलाती है साम्यावस्था की, और ये कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको बताया, लेकिन अभी भी हमने आपको वाष्प दाब से नहीं मिलवाया। आपको मज़ा आ रहा है, बस यही काफ़ी है, और समझ में तो आ ही जाएगा। ये तो हमारी दिक्कत है, ये हमारी परेशानी है अगर आपके नहीं समझ में आता है, लेकिन अगर आप मेहनत करके समझते हैं तो ज़रूर समझ में आएगा। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, और नहीं समझ में आता है तो एक बार क्लास देख लिया करो पीछे से, या फिर भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। अभी हम किसके बारे में पढ़ चुके हैं, द्रव को गर्म करते हैं, द्रव को गर्म करने पर गैस बनती है, गैस में क्या होता है, गैस में अधिकतम बन जाती है, फिर साम्यावस्था आ जाती है। साम्यावस्था की स्थिति में क्या होता है कि अगर द्रव का एक अणु गैस में बदला, तो गैस का भी एक अणु द्रव में बदल जाएगा। ये स्थिति है साम्यावस्था की। साम्यावस्था समझ गए जी। यहाँ पर क्या है कि अगर द्रव का एक अणु गैस में बदला तो तुरंत गैस का अणु भी एक द्रव में बदल जाएगा। ये स्थिति कौन सी है, ये साम्यावस्था की है। अब समझिए ध्यान से, आपको 2 चीज़ें और बता रहे हैं, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी समझ लीजिए। अगर नहीं आती हैं, बेसिक सी बातें हैं, अगर नहीं आती हैं आपको, कोई पूछने लगे तो क्या बताएंगे। जैसे द्रव अगर गैस में परिवर्तित होता है, द्रव किस में परिवर्तित हुआ है, पहले किस में हुआ था, गैस में, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, बाष्पीकरण। क्या बोलते हैं, बाष्पीकरण। और अगर गैस का अणु द्रव में बदला है, गैस का अणु किस में बदला, द्रव में, संघनन। इस क्रिया को बोलते हैं संघनन। हमें तो पहले से ही पता था, फिर भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। द्रव का एक अणु गैस में बदला, उस समय क्या हुआ, बाष्पीकरण। और क्या हुआ, हमने बताया गैस का भी अणु एक द्रव में बदल जाता है, उस क्रिया को बोलते हैं संघनन। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए इस पूरे का। आपने अगर किसी बर्तन में द्रव लेके गर्म किया, उसे आपने ऊपर एक प्लेट रख दी, बंद कर दी अच्छे से बर्तन को। अब क्या होगा कि आपको पता है अच्छे से कि प्लेट के ऊपर पानी के अणु आ जाते हैं। जब हम बर्तन को ऊपर से गैस से नीचे उतार देते हैं, तब थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि प्लेट के ऊपर द्रव के अणु हमें दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि हमने बताया कि द्रव गैस में बदलती है, आप गर्म कर रहे थे उसे, और फिर क्या होता है जब ठंडा होता है तब गैस भी द्रव में बदल जाती है। ये क्रिया क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। कोई पूछे कि प्लेट के ऊपर जब हम गर्म करते हैं द्रव को, तो प्लेट के ऊपर बूंदें क्यों दिखाई देती हैं, संघनन के कारण, क्योंकि गैस द्रव में बदल जाती है। पूरा समझ में आ गया, क्लियर है। अभी वाष्प दाब की ओर ले चलते हैं आपको। बेसिक से इसलिए बता देते हैं कि अगर जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसमें से थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो वो अच्छी बात नहीं है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। वाष्प दाब को हम पढ़ेंगे। अब वाष्प दाब की ओर धीरे धीरे चल रहे हैं। आपको क्या पता है कि एक बर्तन है, जो बंद बर्तन है, उसमें द्रव भरा है। आपको तो यही पता है द्रव भरा है, और वो किस में परिवर्तित हो रहा है, वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। साम्यावस्था आ गई। साम्यावस्था में अगर इसका एक अणु गैस में बदला, अगर द्रव का एक अणु गैस में बदला, तब गैस का भी अणु किस में बदल जाएगा, द्रव में। अब क्या होगा, द्रव अवस्था से गैस अवस्था और गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। ये कौन सी कंडीशन है, ये साम्यावस्था की कंडीशन है। ध्यान रखना, साम्यावस्था पर होता है ये। अगर आपने द्रव को गर्म किया, उसका एक अणु गैस में बदला, तो तुरंत क्या होगा, गैस का अणु भी द्रव में बदल जाएगा। अब क्या है वाष्प दाब का मतलब हमने आपको बताया था, ऐसा दाब कोई ना कोई जरूर होगा जो वाष्प से संबंध रखता हो। देखो आ गए हम वाष्प की ओर। ये गैस जो द्रव है, जल को गर्म किया, क्या बनता है, वाष्प बनता है। द्रव मान लीजिए जल है। आ गए धीरे धीरे हम वाष्प दाब की ओर। मजा आ रहा है। अब हम समझेंगे वाष्प दाब क्या है। आपने द्रव को गर्म किया, गैस बनी।
अगर ये गैस का अणु साम्यावस्था पर द्रव में बदलेगा, और जब ये द्रव में बदलेगा तब ये जितना भी दाब लगाएगा क्या कहलाएगा? वाष्प दाब। मजा आ गया। वाष्प दाब क्या है कि वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब। सिंपल से समझिए, बहुत बहुत सरल से आपको बता रहे हैं कि वाष्प दाब क्या होता है। वाष्प के अणुओं द्वारा, ये अणु यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ पर दाब लगाएंगे। ये किसकी लेयर है? ये सतह किसकी है? ये द्रव की। यहाँ तक भरा है द्रव। अब द्रव का एक अणु गैस में बदला, अब क्या गैस पीछे रह जाएगी? नहीं रह जाएगी, क्योंकि उसका साथ दे रही है साम्यावस्था। साम्यावस्था पर गैस का एक अणु भी द्रव में बदलेगा, और जैसे ही ये द्रव में बदलेगा, ये यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा, दाब लगाएगा। उस दाब को क्या कहते हैं? दाब को कहते हैं वाष्प दाब, क्योंकि ये वाष्प द्वारा लगाया गया दाब है। कहाँ पर लगाया? द्रव की सतह पर। अगर मजा आ रहा है दोस्तों तो आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। आया है? नहीं आ रहा है? कमेंट में लिख दो। अगर साम्यावस्था पर द्रव का एक अणु गैस में बदलता है, गैस का एक अणु तुरंत द्रव में बदलेगा, और जब गैस का अणु द्रव में बदल रहा होगा तब क्या है कि वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ये जो दाब लगा रहा है ये अणु, ये वाष्प दाब कहलाता है। अब एक बार फिर से समझते हैं हम कि वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर, वाष्प के अणुओं द्वारा, बर्तन है बंद, वाष्प के अणुओं द्वारा, ये मान लीजिए द्रव की सतह, ये कौन सा लेवल है? ये द्रव का। और वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब के नाम से समझ लीजिए कि वाष्प के अणुओं द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। हमने शुरू में आपको बताया था ऐसा दाब जरूर होगा जो वाष्प से संबंध रखता हो। आया यहाँ पर? आया कि वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। अब वाष्प दाब की हम परिभाषा भी देखते हैं, क्योंकि इस चैनल पर थ्योरी भी पढ़ाई जाती है और आपको बढ़िया से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुके हैं। अब हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसकी क्या देखेंगे? थ्योरी। जल्दी से हम इन्हें देखेंगे और इस थ्योरी को कंप्लीट करके फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारी पढ़ी हुई है, अच्छे से समझ में आ जाएगी। जब पढ़ते हैं हम इसे आराम से पढ़ेंगे, एक ही बार में समझ आ जाए। जब हम किसी बंद पात्र में कोई द्रव लेते हैं, वही बात है, फिर से आपको एक बार बता रहे हैं, ठीक है। हम एक बात और भूल रहे हैं, यहाँ पर बंद पात्र भी लेना है हमें। कंडीशन यहाँ तक अप्लाई हो गई। जब हम किसी बंद पात्र में कोई द्रव लेते हैं, बंद पात्र में द्रव ले लिया, तो द्रव धीरे धीरे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। ये किस में जाने लगता है? ये जाने लगता है वाष्प अवस्था में। कुछ समय पश्चात द्रव अवस्था व वाष्प अवस्था के बीच साम्यावस्था आ जाती है। कहाँ तक वाष्प अवस्था अन्याय सहेगी? एक ना एक ऐसी अवस्था आएगी जिसमें विरोध करेगी, वो अवस्था होती है साम्यावस्था। तो साम्यावस्था में क्या होता है? अतः एक निश्चित ताप पर कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट यहाँ पर टेम्परेचर है। और साम्यावस्था में हमने आपको बताया था, साम्यावस्था में अगर वाष्प का एक अणु बदला तो द्रव का भी एक अणु वाष्प में बदलेगा। साम्यावस्था पर वाष्प के अणुओं द्वारा जब अणु बदलता है तब वो द्रव पर दाब लगाता है। और हमने क्या बताया था कि वाष्प दाब क्या होता है? वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, तो वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। जब हम किसी बंद पात्र में कोई द्रव लेते हैं तो द्रव धीरे धीरे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। कुछ समय पश्चात द्रव अवस्था व वाष्प अवस्था के बीच साम्यावस्था आ जाती है। अतः निश्चितता पर साम्यावस्था पर वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। वेपर प्रेशर निर्भर किस पे करता है? यह पात्र के आकार पर निर्भर नहीं करता है। अगर यहाँ पर आप इतना बड़ा पात्र लेते हैं, इसकी जगह अगर आपने इतना बड़ा पात्र ले लिया और आपने द्रव भर दिया उसमें, अगर यहाँ पर इसका वाष्प देखते हैं, अगर यहाँ पर भी H2O भरा है, जल भरा है, यहाँ पर भी H2O है, तो जितना वाष्प दाब यहाँ पर आएगा, जितना वेपर प्रेशर को हम BP बोलेंगे, तो यहाँ पर जितना BP होगा यहाँ पर उतना ही वेपर प्रेशर होगा, वाष्प दाब होगा, BP होगा। ये बात है, पहला पॉइंट है, यह पात्र के आकार पर निर्भर नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पर जो गैस के अणु होंगे, गैस के अणु जाएंगे ऊपर, वो गैस के अणुओं द्वारा हम तो केवल दाब देखते हैं, दाब लगाएंगे गैस के अणुओं द्वारा, वही वाष्प दाब होता है। तो वाष्प दाब पात्र के आकार पर निर्भर नहीं करता है, यह द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पर H2O लिया,
अगर आपने क्या करा, H2O लिया, यहाँ पर अगर वाष्प दाब आया, यहाँ पर वाष्प दाब आया, वो आपने लिख लिया, नोट कर लिया। अगर आप इसी बर्तन में अगर आप यहाँ पर रख देते हैं C2H5OH, C2H5OH क्या होता है, एल्कोहल। अगर आपने C2H5OH भर दिया उसी बर्तन में उतनी ही मात्रा में, तो वाष्प दाब अलग आएगा, क्योंकि वाष्प दाब होता है वो द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है, ना कि पात्र के आकार पर, बर्तन के आकार पर कभी भी निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर करता है, द्रव की प्रकृति पर। आ गया समझ में, दोनों पॉइंट क्लियर हैं। ये तो बहुत सरल था, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसे समझने के लिए हम बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं आपको, समझना उसे। वाष्प दाब की अगर आधार से हम वाष्प दाब की बेस लेकर, वाष्प दाब को अगर हम बेस माने, तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ये किस बेस को ले रहे हैं हम, वाष्प दाब के हिसाब से। एक होता है वाष्पशील पदार्थ, क्या होता है, वाष्पशील पदार्थ, पदार्थों की बात हो रही है, और किसके हिसाब से, वाष्प दाब के हिसाब से। और दूसरा क्या होता है, अवाष्पशील पदार्थ। अब वाष्पशील और अवाष्पशील पदार्थों को हम समझेंगे। वाष्पशील का मतलब क्या है, कि जो वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाए, वाष्प अवस्था में बदल जाए। और अवाष्पशील का मतलब क्या है, जो ना बदले। सिंपल भाषा में समझेंगे आप, यहाँ पर हम आपको समझाने की ऐसी कोशिश करते हैं जिससे जो समझ में आपको आता है वो कभी भी आप भूले ना उसे। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, जितनी ज़्यादा लैंग्वेज सिंपल होगी उसी तरह से आपको समझ में भी आएगा, और आपको कभी भी भूलना भी नहीं पड़ेगा, ना कि रटना भी आपको कभी नहीं पड़ेगा। तो वाष्पशील का मतलब आप सीधे समझिए, जो उड़ जाए। यहाँ पर पानी लेते थे, पानी ऊपर उड़ता था, आप पानी को गर्म करते हो, पानी उड़ जाता है, हम बोलते हैं पानी उड़ गया, पानी कम हुआ उड़ गया। वो पदार्थ होते हैं वाष्पशील। वाष्पशील का मतलब क्या है, जो पदार्थ उड़ जाए। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कितना अच्छा एग्जाम्पल लिया था हमने, H2O पहले से ही था हमारा एग्जाम्पल, और C2H5OH अच्छे से जानते होंगे आप, एथिल अल्कोहल, शराब, इसे दारू बोलते हैं, दारू, शराब, एथिल अल्कोहल, C2H5OH, इसे गर्म करोगे ये कुछ ना कुछ वाष्पशील जरूर होगा, और इसे जब आप गर्म करेंगे ये ऊपर उड़ेगा। और अवाष्पशील में क्या हो जाएगा, NaCl, नमक। आप नमक को गर्म करेंगे वो उड़ेगा नहीं उड़ेगा, आप नमक को गर्म करेंगे वो उड़ेगा नहीं उड़ेगा। और क्या है, जैसे शर्करा, ये 2 एग्जाम्पल हैं अवाष्पशील के। अब हम इसे किससे रिलेट करेंगे, वाष्प दाब से रिलेट करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था ये जो पदार्थ है इसका डिवीजन हमने करा है 2 में, वाष्पशील और अवाष्पशील में। और किसके आधार पर, वाष्प दाब के आधार पर। तो अब हम इसमें दोनों में वाष्प दाब समझेंगे। हमने आपको बताया वाष्प दाब क्या होता है, द्रव की जो सतह है उस पर वाष्प के अणुओं द्वारा, द्रव की सतह पर वाष्प के अणुओं द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। आपको बहुत अच्छे से पता लग गया, कभी नहीं भूलेंगे। अब यहाँ पर हम वाष्प दाब से समझेंगे इन दोनों को। वाष्पशील में आपने H2O को गर्म किया, अब ये ऊपर उड़ा, इसका मतलब क्या है कि कभी ना कभी इसमें साम्यावस्था आ जाएगी, और साम्यावस्था पर क्या हो जाएगा कि वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर दाब लगाया जाएगा। क्योंकि ये पदार्थ उड़ते हैं, जब इन्हें गर्म करते हैं तो ये वाष्प अवस्था में परिवर्तित होते हैं, इसीलिए वाष्प दाब लगाएंगे। तो इनका वाष्प दाब को हम लिखते हैं P0 से। वाष्प दाब 0 होगा या नहीं होगा, आप बताएंगे, वाष्प दाब 0 होगा या नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में आपको ये लिखना है कि वाष्पशील का वाष्प दाब 0 होगा या नहीं होगा। हम अभी आपको बताएंगे, लेकिन आपको लिखना जरूर है। वाष्पशील का हमने जो वाष्प दाब बताया है वो क्या बताया है कि वाष्पशील पदार्थ उड़ते हैं, और उड़ने के बाद साम्यावस्था आ जाती है, साम्यावस्था के बाद दाब लगाते हैं, मतलब कि वाष्प दाब लगाते हैं। दाब लगाने मतलब क्या है, वाष्प दाब, जो वाष्प दाब कहलाता है। तो वाष्प दाब कब कहलाएगा, जब पदार्थ उड़ेगा, और उड़ने के लिए H2O और C2H5OH ये वाष्पशील हैं, आपको पता है ये पदार्थ उड़ते हैं। जब उड़ेंगे तो वाष्प दाब जरूर लगाएंगे। तो वाष्प दाब कभी 0 होगा नहीं होगा। P0 इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि इसका वाष्प दाब कुछ ना कुछ जरूर होगा। अब हम इसी तरह से इसमें समझते हैं, फिर आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आपने एक बर्तन में नमक लिया, उसे गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पर वो क्या होगा,
बाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब बाष्प दाब कहलाता है। मतलब आपको यहाँ पर एक बात अच्छे से ध्यान रखनी है, दाब होता है वो बाष्प के अणुओं द्वारा लगाया गया होता है। अगर यहाँ पर नमक को आप गर्म करेंगे तो बाष्प अवस्था में वो परिवर्तित नहीं होगा, अर्थात बाष्प ही नहीं बनेगी। और जब बाष्प नहीं बनेगी तब क्या होगा, इसका जो बाष्प दाब होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब बाष्प ही नहीं है तो दाब कौन लगाएगा, जब बाष्प ही नहीं है तो दाब कौन लगाएगा। यहाँ पर बाष्प है, हालांकि यहाँ पर बाष्प कितना भी दाब लगाए ये मैटर नहीं करता है। यहाँ पर आपको ये बताना है यहाँ पर बाष्प दाब होगा या नहीं होगा, या कितना होगा, 0 होगा या 0 नहीं होगा। आपने बता दिया 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बाष्प के अणु होते हैं जो बाष्प द्रव पर दाब लगाती है। यहाँ पर बाष्पशील पदार्थों पर बाष्प द्रव में दाब लगाती है, इसीलिए ये बाष्प दाब 0 को प्रदर्शित नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या है, इनमें बाष्प ही नहीं बनती है, इसीलिए ये बाष्प दाब को 0 प्रदर्शित करते हैं, इनका बाष्प दाब 0 होता है। हमने कौन कौन से टॉपिक क्लियर करें, बाष्प दाब करा। अब हम करेंगे एक द्रवीय विलयन, क्योंकि हम धीरे धीरे चल रहे हैं राउल्ट के नियम की ओर। हम इन चीज़ों को राउल्ट के नियम में सहायता ये चीज़ें हमारी करेंगी, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। अब हम राउल्ट के नियम का अध्ययन करेंगे। राउल्ट के नियम में 2 टॉपिक आएंगे दोस्तों, 2 टॉपिक आएंगे, बाष्प दाब आएगा और एक आएगा द्रवीय विलयन। हम चाहते तो शुरुआत डायरेक्ट बाष्प दाब और द्रवीय विलयन से ना करके राउल्ट के नियम में ही आपको थोड़ी सी जगह में ये सब समझा देते पूरा, लेकिन हमने आपको एक एक डीपली और अंदर जाके ये सब सारी चीज़ें बताई हैं, जिससे आपको कुछ भी कहीं भी दिक्कत ना हो कुछ भी। अब हम बाष्प दाब को अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, अब हम बाष्प दाब को कर चुके हैं और राउल्ट के नियम, हमारा गोल क्या है, राउल्ट के नियम को पढ़ना। अब उसमें द्रवीय विलयन आता है, द्रवीय विलयन हम आपको अलग से समझाएंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, द्रवीय विलयन का मतलब क्या है, ऐसा विलयन जो द्रव हो। बहुत सिंपल से समझा रहे हैं, विलयन ऐसा जो द्रव हो, ऐसा विलयन जो द्रव हो। अब द्रव विलयन को हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपने अल्कोहल को C2H5OH को जल में मिला दिया, आपने दारू को किस में मिलाया, दारू प्लस जल, इसका विलयन कैसा बनेगा, द्रवीय होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार मान लीजिए हमने NaCl को किस में मिला दिया, H2O में। नमक को किस में मिला दिया हमने, नमक को मिला दिया हमने पानी में। अब नमक को पानी में मिलाया, जो उसका विलयन होगा वो भी द्रव होगा। और यहाँ पर इसी तरह से अगर हम CO2 को H2O में मिलाते हैं, आपने सोडा वाटर अच्छे से पिया होगा और इसकी एक वीडियो भी पीछे पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं उसे, गैसों की द्रवों में विलयता, जिसमें हमने CO2 प्लस H2O को बहुत अच्छे से समझाया था। इसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आपने अगर सोडा वाटर पिया है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किस में घोलते हैं, जल में। अब ये जो आपको पीने के लिए देता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, जो विलयन बनता है वो भी द्रव होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों चीज़ों में जो विलयन बना है वो द्रवीय विलयन है। नमक प्लस पानी को मिलाया, इसका घोल बना, वो कैसा है, इसका जो घोल बना वो कैसा है, द्रव है। आपने अल्कोहल को जल में मिलाया, उसका विलयन कैसा है, द्रव है। कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को हमने जल में मिलाया, उसका विलयन क्या है, द्रव। ये तीनों द्रवीय विलयन है। द्रवीय विलयन का मतलब क्या है, आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि हमने तीनों में जो विलायक है, ये विलायक है, वो क्या लिया है, विलायक हमने लिया है द्रव, विलायक लिया है हमने द्रव। यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझने के लिए, विलायक क्या होता है, इसमें द्रव विलायक होता है। और विलेय क्या होता है, विलेय यहाँ पर भी द्रवीय विलयन बना। अगर आपने शर्करा को, अगर आपने चीनी को पानी में घोला, जो शरबत बनेगा वो भी द्रव होगा। शरबत कैसा होगा, द्रवीय विलयन होगा। तो इसमें भी द्रवीय विलयन बना। अल्कोहल को जल में मिलाते हैं, वो भी द्रवीय विलयन होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाते हैं, वो भी द्रवीय विलयन होता है। यहाँ पर ये जो तीनों में जल लिया है, अर्थात हमें इसमें द्रवीय विलयन अगर हमें बनाना है तो विलायक हमें द्रव लेना पड़ेगा। और यहाँ पर विलायक कैसा है, नमक ठोस है, और ये C2H5 ये द्रव है, और ये जो CO2 है ये गैस है। अर्थात विलेय हमारा कैसा हो सकता है, विलेय ठोस भी हो सकता है, क्योंकि हमने आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली बताया है, डायरेक्ट नहीं बताया कि द्रव, ठोस, द्रव, गैस तीनों हो सकता है।
ये हमने डायरेक्ट नहीं बताया है। आपको याद रखना है कि द्रवीय विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलायक द्रव और जो विलेय होता है वो कैसा हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। और अब हम केवल और केवल द्रवीय विलयन की यहाँ पर सही से बात, द्रव की जो द्रवीय विलयन है उसमें जो द्रव हैं दोनों उनकी बात करते हैं। यहाँ पर विलेय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हम अगर एक बर्तन में लेते हैं, इसमें जल है, ठीक, क्या है, जल है, और आपने क्या मिला दिया इसमें मिला दिया आपने अल्कोहल, आपने शराब मिला दी, आपने इसमें शराब घोल दी, आपने ये H2O में क्या घोल दिया, H2O में आपने ऐड कर दी C2H5OH। अब आप जानते हैं कि दोनों द्रव हैं क्योंकि हमने आपको यहाँ पर बता चुके हैं कि C2H5H2O इसमें क्या है, दोनों ये द्रव हैं, ये भी द्रव है, ये भी द्रव है। जब आप इसे गर्म करेंगे, हमने आपको बताया था कि आप जैसे मान लीजिए केवल और केवल जल को गर्म करते हैं, जल को आपने गर्म किया था, अभी हमने पीछे बताया था जल को गर्म किया था। मान लीजिए इसमें केवल और केवल जल है तो उसका दाब लगा था साम्यावस्था पर दाब लगा था। वही दाब क्या था, बाष्प दाब था। बाष्प दाब कितना माना था हमने, P0, कितना माना था, P0। अब मान लीजिए ये एक का है या इसमें क्योंकि दो घटक हैं तो हमने मान लिया इसे P1। अब दूसरा क्या है, अल्कोहल जब बिल्कुल अलग रखी हुई थी, अगर हमने उसे गर्म करा था, उसे केवल और केवल अल्कोहल को गर्म किया था, तब उसमें जो दाब लगा था साम्यावस्था पर वो क्या था, P0 था। P0 आपको बताया था। और ये दूसरे घटक के लिए, इसीलिए हमने क्या करा, इसे P2 लिख लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों शुद्ध अवस्था में नहीं रहे। ये जल की शुद्ध अवस्था है, ये H2O की केवल और केवल शुद्ध अवस्था है क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल H2O उपस्थित है, यहाँ पर केवल और केवल C2H5OH उपस्थित है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि जल में C2H5OH मिला दिया। अब वाष्प दाब बदल जाएगा, वाष्प दाब उतना नहीं आएगा जितना शुद्ध अवस्था में था। ये शुद्ध अवस्था का है क्योंकि यहाँ पर अभी ये अकेला है। अब ये पात्र बंद है, वाष्प दाब में हम बंद पात्र लेते हैं। अब अगर H2O का हम वाष्प दाब देखते हैं तो वाष्प दाब P1 नॉट नहीं आएगा, कितना आएगा, P1 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो P1 नॉट है ये केवल और केवल शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। ये जब बिल्कुल और बिल्कुल बर्तन में द्रव भरा था वो केवल और केवल जल है। जल अगर केवल और केवल भरा है उसका दाब, वाष्प दाब P1 नॉट था, लेकिन यहाँ पर जल के साथ C2H5OH मिला दिया। इसी प्रकार अगर C2H5OH के साथ देखें तो P2 नॉट अब नहीं बचेगा, कितना बचेगा, मान लीजिए P2 बचा, क्योंकि अब ये जो P1 नॉट P2 नॉट है ये शुद्ध अवस्था में थे और यहाँ पर ये दोनों मिल गए। और इसका जो टोटल वाष्प दाब निकल कर आया, जैसे मान लीजिए ये द्रव का अणु है, ये हमने द्रव माना है तो इसका अणु ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर दाब लगाएगा तो उसने कितना लगाया, P1, क्योंकि हमने जल द्वारा कितना माना है, P1। और यहाँ पर ये जो C2H5OH का अणु है ये जाएगा वाष्प अवस्था में, फिर आएगा द्रव अवस्था में, तो मान लीजिए इसने कितना दाब लगाया, P2। अब ये तो है तो एक विलयन है, इसीलिए हमने आपको बताया था कि ये द्रवीय विलयन है। ये द्रवीय विलयन आपको हमने यहाँ पर इतना समझाया है, कोई ज़रूरत नहीं थी समझाने, केवल और केवल हम इस तरह से आपको केवल H2O प्लस C2H5OH का उदाहरण समझाकर बता सकते हैं। लेकिन हमने आपको ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करा और तीनों के बारे में बताया। यहाँ पर हम केवल जब विलेय और विलायक दोनों द्रव हैं उसके बारे में समझ रहे हैं, जिसमें जल और अल्कोहल का हमने एग्जाम्पल लिया है। जल का वाष्प दाब यहाँ पर P1 नॉट से अब नहीं प्रदर्शित किया जाएगा, P1 से करा जाएगा, और इसका P2 से, क्योंकि ये दोनों अब मिल चुके हैं। अब ये दोनों मिलकर एक विलयन बनाए, वो द्रवीय विलयन है। इनने जो द्रवीय विलयन बनाया, अब अगर टोटल विलयन का वाष्प दाब पूछा जाता है, हम केवल और केवल वही समझाने के लिए आपको इतना सारा बता चुके हैं। अगर इसका द्रवीय विलयन जो बना है, इस विलयन का वाष्प दाब पूछा जाता है, वो कितना होगा, वो P बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2, क्योंकि जो विलयन है उसमें दो घटक हैं, एक का P1 है, एक का P2। अगर आपने यहाँ P1 नॉट लिख दिया तब गलत हो जाएगा, और यहाँ पर P2 नॉट लिख दिया तब गलत हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि जल का इतना था और C2H5OH का इतना, हमने P1 नॉट प्लस P2 नॉट को जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है,
यहाँ पर क्या होता है, ये केवल और केवल शुद्ध अवस्था में था, यहाँ पर केवल और केवल जल होना चाहिए, यहाँ पर C2H5OH होना चाहिए, लेकिन आपने वो कंडीशन फॉलो नहीं करी। आपने करा जल को किस में मिला दिया, C2H5OH में, तब इनके वाष्प दाब P1 और P2 बचे और उनका योग टोटल जो विलयन का वाष्प दाब है उसके बराबर होगा। सब समझ में आ गया। द्रवीय विलयन 3 प्रकार से, विलय, ठोस, द्रव, गैस तीनों, और विलायक केवल और केवल द्रव। अगर इसका एग्जाम्पल लेते हैं द्रव प्लस द्रव का, ये जो विलयन है ये कौन सा है, द्रव प्लस द्रव का है, क्योंकि इसमें विलय भी द्रव है और विलायक भी द्रव। और दोनों कैसे हैं, एक बात और समझ लीजिए, ये दोनों कैसे हैं, ये वाष्पशील पदार्थ हैं। कैसे पदार्थ हैं, वाष्पशील। हमने आपको उदाहरण भी इन्हीं दोनों का दिया था। अब ये वाष्पशील पदार्थ मतलब उड़ेंगे और वाष्प दाब लगाएंगे, तब शुद्ध अवस्था में इतने थे, लेकिन जब मिला दिया तब इतने रह गए। और जो विलयन का वाष्प दाब है वो इनके वाष्प दाबों के योग के बराबर होगा। इनके जो आंशिक वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब, यहाँ पर शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, यहाँ पर आंशिक वाष्प दाब है, उनके योगों के बराबर होगा किसका, विलयन का वाष्प दाब। अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम चलेंगे राउल्ट के नियम की ओर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है राउल्ट का नियम। अब हम अपने असली टॉपिक को पढ़ेंगे। आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है राउल्ट का नियम, जो वाष्प दाब और द्रवीय विलयन से संबंधित है, जिनके बारे में हम अच्छे से पकड़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, उनके बारे में मजबूती से हमने उन्हें पकड़ लिया है। इसे समझने में बहुत आसानी होगी। राउल्ट का नियम एक बार पढ़ेंगे, फिर हम अपनी लैंग्वेज में इसे समझाएंगे। एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब, निश्चित ताप है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील घटक का, विलयन में 2 घटक थे हमने बताया था। और ये पहले ये पढ़िए, राउल्ट का नियम द्रव प्लस द्रव विलयनों के लिए लागू होता है। तो द्रव प्लस द्रव का मतलब हमने क्या लिया था, एक H2O लिया था प्लस C2H5OH लिया था। तो वही बात ऊपर हो रही है कि किसी 2 घटकों में से किसी एक घटक का, एक जो वाष्पशील है, ये दोनों उड़ने वाले पदार्थ हैं, वाष्पशील हैं, इसीलिए हम वाष्पशील घटक लिखते हैं। और इनका जो आंशिक वाष्प दाब है, हमने आपको इन दोनों का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब बताया था। शुद्ध अवस्था में क्या आया था, एक का आया था P1 नॉट और दूसरे का आया था P2 नॉट। ये किस में था, शुद्ध अवस्था में। लेकिन अगर हम बात करेंगे मिलाने पर, जब हमने विलयन बना दिया तब इसका कितना आया था, P1, इसका आया था P2। यहाँ पर बात हो रही है कि किसी वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब। तो आंशिक वाष्प दाब का मतलब क्या है, ये मिलाने वाला वाष्प दाब है, ये शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब था। ये जो वाष्प दाब है ये होते हैं आंशिक अवस्था में वाष्प दाब। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमने 2 घटकों को मिला दिया जो वाष्पशील हैं दोनों, तो अगर एक घटक का आंशिक वाष्प दाब देखते हैं, आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसी एग्जाम्पल से हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। मान लीजिए ये बर्तन है, इसमें क्या है, पहले क्या भरा था, केवल और केवल H2O था। फिर आपने क्या किया कि हमें बनाना है द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन में कौन सा बनाना है, द्रवीय विलयन भी 3 प्रकार के बताए थे, और ये द्रव प्लस द्रव वाला बनाना है। एक द्रव ले लिया, अब उसमें एक द्रव और ऐड करना है, तो एक द्रव मतलब एक द्रव हमें और लेना पड़ेगा, और हम वो क्या ले लेते हैं, C2H5OH। ये दूसरा द्रव हमने ले लिया और इसमें हमने C2H5OH को मिला दिया। अब अगर क्या, ये जो राउल्ट का नियम क्या कहता है कि एक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मतलब इसका अगर H2O का मोल प्रभाज है वो इसके वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब, मतलब H2O का अगर आंशिक वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब होगा, क्योंकि अब मिल गए, अब शुद्ध अवस्था वाला नहीं रह गया है, अब दोनों मिल गए। अगर इसका आंशिक वाष्प दाब है वो किसके समानुपाती होगा, मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, H2O के। समझिए ध्यान से, इसे हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। अगर यहाँ पर H2O ज़्यादा है, मान लीजिए ये जो विलयन बना है ये कितना है, 100 ml है, 100 ml विलयन है, ये 100 ml विलयन हमने बना लिया। उसमें मान लीजिए 80 ml जल है और बाकी बचा हुआ 20 ml C2H5OH है। मतलब जो जल है वो ज़्यादा है और C2H5OH 20 ml है, जो 80 की तुलना में कम है, सीधी सी बात है, और टोटल विलयन 100 ml है। अब अगर इसका मोल प्रभाज का मतलब मात्रा है, तो
तो मोल प्रभाज इसका ज़्यादा हुआ या इसका? मोल प्रभाज का मतलब होता है मोल अंश, तो मोल अंश हमने बताया था आपको। अगर मोल प्रभाज अभी तक नहीं देखा है तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं। तो 80 ml और ये इसका मोल प्रभाज अगर निकालेंगे वो ज़्यादा आएगा, इसका कम। तो आप समझते हैं इसे अच्छे से। वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब, पहले H2O को पकड़ते हैं, इसका आंशिक वाष्प दाब मतलब मिलाकर जो विलयन बनाया उस अवस्था में आंशिक वाष्प दाब होगा। आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर जल 80 ml का मतलब क्या है? जल बहुत ज़्यादा है। जल के अणु कैसे हैं? जल के अणु बहुत ज़्यादा हैं और C2H5 20 ml है। 20 ml का मतलब क्या है? यहाँ पर मान लीजिए इतने ही अणु C2H5OH के हैं, बाकी बचे हुए सब H2O के अणु हैं, जल के अणु हैं। अब अगर H2O का वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब मतलब इसे बंद कर दिया और इसके अणु वाष्प दाब लगाएंगे इस पर। पहले ये वाष्प अवस्था में परिवर्तित होगा, फिर वाष्प अवस्था द्रव में आएगी, तब वाष्प दाब लगेगा। जल के अणु ज़्यादा हैं, तब वाष्प दाब जल का ज़्यादा होगा। ये बात यहाँ से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जल का मोलंश ज़्यादा है, मतलब जल की मात्रा ज़्यादा है। यहाँ पर मात्रा ज़्यादा है 80 ml। मात्रा अगर घटक की ज़्यादा है, यहाँ पर द्रव ज़्यादा है, द्रव में H2O ज़्यादा है और दूसरा जो द्रव है, जो शराब है C2H5OH है, वो कम है। यहाँ पर जल ज़्यादा है मतलब जल ज़्यादा उड़ेगा क्योंकि ज़्यादा है, जल की मात्रा ज़्यादा है तभी ज़्यादा उड़ेगा। जल उड़ा ज़्यादा तब ज़्यादा वाष्प दाब भी लगाएगा, समझ गए? अगर जल की मात्रा ज़्यादा है तो जल ज़्यादा उड़ेगा और उड़ने के पश्चात ज़्यादा वाष्प दाब भी लगाएगा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर मात्रा ज़्यादा है तो वाष्प दाब ज़्यादा लगेगा। और C2H5OH के मान लीजिए 5 ही अणु हैं, 20 ml हैं। अब 20 ml में ये जो 5 अणु हैं ये ऊपर उड़ेंगे, दाब लगाएंगे। अब दाब ये इसके 5 अणु हैं केवल और इसके जल के बहुत अणु हैं, तब जल द्वारा वाष्प दाब ज़्यादा लगेगा या C2H5OH द्वारा? इसके द्वारा वाष्प दाब लगेगा क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा है और इसके अणुओं द्वारा अणु ज़्यादा उड़ेंगे ऊपर और अणुओं द्वारा वाष्प दाब भी ज़्यादा लगेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मात्रा अगर ज़्यादा है तो वाष्प दाब ज़्यादा होगा और मात्रा कम है तो वाष्प दाब कम होगा। मतलब जो वाष्प दाब होता है शुद्ध अवस्था में नहीं हम बता रहे हैं। ये कौन सी अवस्था है? ये मिलाने वाली अवस्था है, जब आपने विलयन बना दिया, इसमें दोनों घटक मिले हुए हैं, तब एक घटक का आंशिक वाष्प दाब, अगर इसका वाष्प दाब ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या है कि जल की मात्रा भी कहीं ना कहीं ज़्यादा जरूर होगी। इसका कम है तो इसकी मात्रा कम होगी। तो ये कौन सी अवस्था में बता रहे हैं हम? आंशिक वाष्प दाब बता रहे हैं, अर्थात जब मिला दिया हमने तब हम कौन सा वाष्प दाब लेंगे? P1 लेंगे? नहीं लेंगे P1। क्यों? क्योंकि ये तो हम शुद्ध अवस्था में लेते हैं और इसमें क्या लेते हैं? हम P लेते हैं। तो P अनुक्रमानुपातिक क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। यही है राउल्ट जी का नियम। क्या है? अच्छे से समझना है कि अगर किसी विलयन में एक घटक की मात्रा ज़्यादा है, मात्रा ज़्यादा का मतलब क्या है? उसका अंश ज़्यादा है और अंश का मतलब क्या हो गया? मोल अंश ज़्यादा है। यहाँ पर जल का मोल अंश ज़्यादा है तो जल का वाष्प दाब भी ज़्यादा होगा क्योंकि इसके अणु ज़्यादा उड़ेंगे और जो ज़्यादा उड़ेंगे वो ज़्यादा दाब लगाएंगे। और क्या होता है कि अगर यहीं पर C2H5OH के केस में देखते हैं तब क्या होता है? ये कम उड़ेगा क्योंकि है ही कम और जो कम उड़ेगा वो वाष्प दाब कम लगाएगा। हमने आपको बताया है वाष्प दाब उड़ने पर लगता है, जो ज़्यादा उड़ेगा वो वाष्प दाब ज़्यादा लगाएगा, जो है ही कम वो वाष्प दाब कम लगाएगा क्योंकि उसके अणु कम हैं और वो जब नीचे आएंगे तो वाष्प दाब कम लगा पाएंगे। ये बात हो गई, ये रिलेशन निकाल लिया हमने P और अर्थात वाष्प दाब और मोल प्रभाज में कि अगर वाष्प दाब जिसका ज़्यादा है, अगर H2O का वाष्प दाब ज़्यादा है तो इसकी कहीं ना कहीं मात्रा ज़्यादा जरूर होगी। ये राउल्ट जी ने नियम बताया था। और अगर यहाँ पर वाष्प दाब कम है अगर इसका तो इसकी मात्रा कम जरूर होगी। 20 ml ये कम है और इसका वाष्प दाब ज़्यादा है तो इसकी मात्रा ज़्यादा है। ये नियम है राउल्ट का। अब राउल्ट जी का नियम हमने अच्छे से पढ़ लिया कि निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब, अगर वाष्पशील घटक हैं दोनों तो एक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। राउल्ट का नियम द्रव प्लस द्रव विलयनों के लिए लागू होता है। ये द्रव प्लस दोनों द्रव हैं, ये हमने यहाँ पर लिखा भी है द्रव प्लस द्रव।
अगर इसका मोल ज़्यादा है, मोल प्रभार ज़्यादा है, तो इसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा उड़ेगा, ज़्यादा दाब लगाएगा। इसका कम है, ये कम उड़ पाएगा, तो कम दाब भी लगा पाएगा। तो मतलब अगर वाष्प दाब कम है तो मोल प्रभार कम होगा। अगर वाष्प दाब ज़्यादा लग रहा है, वाष्प दाब ज़्यादा लग रहा है मतलब ज़्यादा उड़ रहे हैं, ज़्यादा मात्रा है, तब मोलेंस भी ज़्यादा होगा। ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। राउल्ट का नियम अच्छे से कन्फर्म कर लिया। अब हम इसके फार्मूले को ड्राइव करेंगे। एक चीज़ बची है दोस्तों, केवल उसका फार्मूला निकालना, फिर हम आपको इस क्लास से और आगे ले चलेंगे। राउल्ट के नियम में क्या होता है कि दो हम ऐसे पदार्थ लेते हैं जो उड़ सकते हैं, वाष्पशील होते हैं, और उन्हें हम अगर इस तरह से बंद करके हम बंद पात्र लेते हैं। अभी मान लीजिए क्या है कि इसमें केवल और केवल द्रव एक है। जैसे हमने वहाँ पर जल लिया था, यहाँ पर हम क्या मानते हैं, द्रव 1। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है केवल और केवल अभी द्रव 2। क्या है, द्रव 2। आप जानते हैं कि यहाँ पर केवल और केवल शुद्ध द्रव 1 है। हम क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पर केवल और केवल द्रव 1 है। इसका मतलब क्या है, ये शुद्ध है। ये कैसा है, अभी मिलाया हुआ नहीं है। और ये भी कैसा है, शुद्ध द्रव 2 है। तो इसका अगर वाष्प दाब होगा, क्योंकि ये उड़ेगा और इसके अणु यहाँ पर दाब लगाएंगे, वाष्प दाब लगाएंगे, तब इसका वाष्प दाब कितना हो जाएगा। वाष्प दाब मान लेते हैं P1, और शुद्ध अवस्था में है तो P1 नॉट। सही बात है। इसका मान लेते हैं P2, शुद्ध अवस्था में P2 नॉट। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पदार्थों को ऐड करते हैं। अब हमने क्या करा, शुद्ध द्रव 1 और शुद्ध द्रव 2 को मिला दिया। तब एक बर्तन में हम क्या देखते हैं, एक बर्तन में हम देखते हैं कि अब क्या होगा, इसमें जो शुद्ध द्रव है उसके भी अणु होंगे, और जो शुद्ध द्रव 2 है उसके भी अणु होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा द्रव 1 प्लस द्रव 2। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये अब शुद्ध अवस्था में नहीं रहे हैं। द्रव 1 और द्रव 2 दोनों हैं, लेकिन यहाँ पर ये शुद्ध अवस्था में द्रव था 1, और यहाँ पर ये 2 शुद्ध अवस्था में था, लेकिन यहाँ पर ये दोनों मिला दिए। अब क्या होगा, यहाँ पर इसका वाष्प दाब आया था P1 नॉट, ये शुद्ध अवस्था में। यहाँ पर मान लीजिए किसका इतना वाष्प दाब, P2 नॉट लगा दिया। अब यहाँ पर वाष्प दाब कितना होगा, P1 नॉट ना होकर यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा केवल और केवल P1, और इसका वाष्प दाब P1 यहाँ पर हो गया, और 2 का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का होगा P2। कितना हो जाएगा, P2, क्योंकि ये शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, और ये जब हमने मिला दिया तब का वाष्प दाब है। ये मान लीजिए कितना आया, P1, और अगर हम दूसरे का देखना चाहें उसका कितना आया, P2। ये P1 नॉट और P2 नॉट कभी नहीं होंगे, क्योंकि ये शुद्ध अवस्था में नहीं है। ये दोनों को मिलाने पर है, जब हमने 1 प्लस 2 को मिला दिया तब कितना आ गया, शुद्ध द्रव का P1 नॉट, इसका P1 बचा, शुद्ध द्रव का P2 नॉट, शुद्ध द्रव 2 का P2 नॉट, और इसका P2। अब हम क्या करते हैं, राउल्ट के नियम से देखते हैं। राउल्ट का नियम हमने आपको क्या बताया था, P अनुक्रमानुपाती x बताया था, P अनुक्रमानुपाती x। ये याद रखना है आपको कि अगर जिसका मोल प्रभाव ज़्यादा होगा वो वाष्प दाब ज़्यादा लगाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर 1 का ज़्यादा है तो 1 का वाष्प दाब ज़्यादा होगा, 2 का ज़्यादा है तो 2 का वाष्प दाब ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि P1 अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, x1, क्योंकि जो P1 है वो शुद्ध अवस्था में ना होके ये मिलाने वाली अवस्था में है, तो इसका वाष्प दाब यहाँ पर जो आंशिक वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब किसके समानुपाती हो जाएगा, इसके मोल प्रभाज के। और इसी प्रकार हम दोस्तों यहाँ पर P2 नॉट के बारे में देखते हैं। सॉरी P2 नॉट ये शुद्ध अवस्था में था, इसको मिला दिया तो P2 बचा। अब अगर P2 के बारे में देखेंगे तो क्या आ जाएगा, x2 के अनुक्रमानुपाती ये हो जाएगा x2 के, क्योंकि आप जानते हैं वाष्प दाब मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यहाँ से आपको एक बात अच्छे से पता है जो हम हमेशा से करते आए हैं, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट लगा लेंगे, kx1 लगा लिया, k लगा लिया, और यहाँ भी k लगा लिया तो kx2। ये दो चीज़ें निकल कर आ गई, ये दो चीज़ें हमारी निकल कर आ गई। इसे डाल देते हैं हम समीकरण 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या देखते हैं, अब हमें
दो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, फिर हम देखेंगे। यहाँ पर हम दो कंडीशन अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ऐसी अवस्था है जिसमें x2 बराबर 0 है, पहली अवस्था मानते हैं जिसमें x2 बराबर 0 है। x2 बराबर 0 होने का मतलब क्या है कि मोल प्रभाज दूसरे वाले द्रव का 0 है, मतलब इसकी मात्रा कुछ भी नहीं है, इसकी मात्रा कुछ भी नहीं है। ये किस बात को डेडिकेट करती है, ये बात बताती है कि अभी बिलियन में अभी जो बन है, शुद्ध द्रव बन है, जो द्रव बन है, केवल और केवल द्रव बन ही उपस्थित है, क्योंकि x2 की मात्रा 0 है। अभी x2 की मात्रा 0 है, x2 बिल्कुल भी उपस्थित नहीं है। तो कौन सा केवल और केवल कौन सा उपस्थित होगा? केवल और केवल द्रव बन। तो यहाँ पर हमने आपको एक फार्मूला बताया था मोल प्रभाज में, x2 प्लस x1 बराबर 1 या x1 प्लस x2 बराबर 1। तो इस फार्मूले की सहायता से हम आज बहुत बड़ा डेरिवेशन करने वाले हैं। और हमने आपको शुरुआत में बताया भी था, जब हमने मोल प्रभाज के बारे में बताया था तब हमने इस फार्मूले को निकलवाया था, x1 प्लस x2 बराबर 1, x1 प्लस x2 बराबर 1। और इस फार्मूले को हमने आप बताया भी था कि ये हमेशा याद रखना है, x2 प्लस x1 बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले का उपयोग करके ये राउल्ट के नियम का फार्मूला ओपन करेंगे। x2 का मतलब 0 हो गया। अब हम यहाँ 0 रख देते हैं, तब x1 बराबर कितना आ जाएगा? x1 प्लस 0 बराबर 1, मतलब x1 बराबर 1। अभी केवल और केवल x1 ही है, अर्थात केवल और केवल द्रव बन ही है, द्रव 2 की बात नहीं चल रही है, वो यहाँ पर 0 है। जब 0 होगा तो उसका मोल प्रभाज कितना होगा? मोल प्रभाज 0 है तो उसका वाष्प दाब कितना हो जाएगा? यहाँ पर एक समझने लायक बात ये है कि यहाँ पर दूसरा द्रव है, यहाँ पर बिल्कुल उपस्थित नहीं है। अब केवल और केवल ये वाली कंडीशन है, अभी और केवल शुद्ध द्रव बन ही उपस्थित है। और अगर इसका वाष्प दाब यहाँ पर देखते हैं तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा? वाष्प दाब हो जाएगा P1 नॉट। अब यहाँ पर P1 नहीं लेंगे, यहाँ ये तो मिलाने वाली अवस्था थी, लेकिन इसमें हमने कंडीशन लगाई कि जिसमें x2 बराबर 0, x2 बराबर 0 का मतलब क्या है कि अभी दूसरे द्रव की बात नहीं चल रही है, अभी केवल और केवल द्रव बन की बात चल रही है। तो P1 अनुक्रमानुपाती, P1 नॉट ये किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा? ये हो जाएगा x1 के अनुक्रमानुपाती। अगर हम इस फार्मूले से देखते हैं तो इस फार्मूले में क्या है? P1 बराबर kx1, मतलब P1 बराबर kx1 में P1 की जगह क्या हो गया? P1 नॉट। क्यों? क्योंकि ये मिलाने वाली अवस्था है और यहाँ पर दूसरा द्रव घुला ही नहीं है बिल्कुल, अर्थात केवल और केवल पहला है। जब पहला है तो उसका शुद्ध द्रव शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होगा, इसलिए P1 नॉट। और K लिख लिया, इस फार्मूले को देखेंगे, K लिख लिया। और x1 कितना है? x1 हमारा इस यहाँ से निकल कर आया था, जो x1 प्लस x2 वाला फार्मूला हमें अच्छे से उसने बताया कि अगर एक का 0 है तो दूसरे का 1 निकाल सकते हैं। तो हमने ये यहाँ से निकाल लिया P1 नॉट बराबर K। अब हमने क्या करा? अब हमने दूसरी कंडीशन लगाई, जिसमें यहाँ पर हमने क्या करा था? x2 बराबर 0 करा था, अर्थात दूसरे द्रव की बात नहीं हुई। अगर हम कर देते हैं x1 बराबर 0, अर्थात अभी केवल और केवल x2 है, x1 की बात नहीं है, अभी इसकी बिल्कुल भी मात्रा नहीं है। अभी केवल और केवल किसकी मात्रा है? अभी केवल और केवल द्रव सेकंड की मात्रा है, दूसरे द्रव की मात्रा है, और इसकी नहीं है क्योंकि इसकी मात्रा 0 है। तो यहाँ पर x1 प्लस x2 बराबर 0, अच्छे से याद है 1 होता है, सॉरी 1, x1 प्लस x2 बराबर 1, x1 0 है, x2 बराबर 1, x2 बराबर 1 आ जाएगा, x2 बराबर 1 आ जाएगा, पता है x2 बराबर आ गया 1। अब हम इसे इसमें रखेंगे, P2 की जगह क्या हो जाएगा? P2 की जगह हो जाएगा P2 नॉट, क्योंकि यहाँ पर द्रव 1 है ही नहीं, एक्चुअल में यहाँ पर द्रव 1 है ही नहीं, क्योंकि उसका मोल प्रभाव 0 है, उसकी मात्रा 0 है, केवल और केवल द्रव 2 है। तो द्रव 2 है तो उसका वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में होगा, तो P2 नॉट बताता है शुद्ध अवस्था को। अब ये किसके बराबर हो जाएगा? K लिख लिया, कांस्टेंट था K लिख लिया। अब ये जो x2 है, x2 यहाँ पर 1 निकल कर आया था, कितना अच्छा फार्मूला इसने हमारा बहुत साथ दिया x2 की वैल्यू निकालने में। अब P2 नॉट बराबर क्या हो जाएगा? P2 नॉट बराबर K हो जाएगा। अब हम P1 नॉट और P2 नॉट ये यहाँ रखेंगे,
इस समीकरण में हमने क्या निकाला था, k बराबर P1 नॉट। तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, P1 नॉट, क्योंकि k की जगह हम P1 नॉट निकाल चुके हैं। तो P1 बराबर P1 नॉट और x1 हो जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें हमने क्या निकाला था, k बराबर P2 नॉट। तो P2 बराबर P2 नॉट और x2 हो जाएगा। ये P1 P2 के हमने मान निकाल लिए। P1 क्या है, यहाँ पर अच्छे से समझिए। P1 क्या है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब नहीं है। ये शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कौन सा है, P1 नॉट। P1 नॉट शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है द्रव 1 का, P2 नॉट द्रव 2 का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। लेकिन यहाँ पर ये जो P1 और P2 हैं, ये द्रव 1 का आंशिक वाष्प दाब है, ये द्रव 2 का आंशिक वाष्प दाब है। ये आपको याद रखने हैं दोनों राउल्ट के नियम से, कि राउल्ट का नियम बताता है P1 अनुक्रमानुपाती x1, P2 अनुक्रमानुपाती x2। P1 बराबर के कांस्टेंट लगा लिया हमने kx1 और P2 बराबर kx2। अब P1 बराबर x1 रखा, अब k की जगह हमने निकाला था P1 नॉट, रख दिया P1 नॉट, और P2 की जगह हमने निकाला है P2 वाली समीकरण के लिए हमने निकाला k बराबर P2 नॉट। अब k की जगह P2 नॉट रख दिया। इसका मतलब क्या है कि आंशिक वाष्प दाब क्या होता है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मोल प्रभाज, इसके गुणनफल के बराबर होता है। आपको ये रटना भी नहीं पड़ेगा, ये आता है, आपको आता है अच्छे से, कांस्टेंट लगा सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, फार्मूला आपको बता ही दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रटना भी नहीं है, ये नहीं रटना है। P1 बराबर P1 नॉट x1 कैसे आता है, P1 अनुक्रमानुपाती x1 होता है जब हम k कांस्टेंट लगा लेते हैं और k किसके बराबर हो जाता है, P1 नॉट के, रख देते हैं। सूत्र नहीं रटना पड़ेगा। P2 अनुक्रमानुपाती x2 है, इसके लिए क्या होता है कि जो k बराबर आता है वो P2 नॉट आ जाता है, इसलिए P2 बराबर k की जगह P2 नॉट रख दिया, x2। ये दोनों फार्मूले बनकर आ गए। अब अगर हम इसमें क्या बचा, कुछ नहीं बचा। अगर हम टोटल निकालना चाहें, P कुल अर्थात कुल विलयन का, अब इस कुल विलयन का वाष्प दाब निकालें तो क्या होगा, P1 प्लस P2 दोनों का जोड़ देंगे। अब दोनों का जोड़ेंगे तो P1 नॉट और P2 नॉट नहीं बचा, यहाँ तो P1 P2 बचा, यहाँ P1 P2 बचा, जो बचा हम वही जोड़ेंगे। अब क्या हो जाएगा, P1 नॉट x1, क्योंकि P1 बराबर कितना है, P1 नॉट x1 अच्छे से निकाल चुके हैं, और P2 बराबर कितना है, P2 नॉट x2। यही क्या है, P टोटल है। P टोटल क्या है, ये याद रखना है आपको, P टोटल है P1 नॉट x1 P2 नॉट x2, इन दोनों का योग। समझ में आ गया। यहाँ पर शुद्ध द्रव 1 था, यहाँ पर 2 था, इसका वाष्प दाब अभी P1 नॉट है, इसका P2 नॉट है। अब हमने इन दोनों को मिला दिया, तब इसका बचा P1 और इसका बचा P2। ये शुद्ध अवस्था में ये इसका 1 का दाब है, शुद्ध अवस्था 2 में ये द्रव 2 का दाब है, और यहाँ पर दोनों सम्मिलित हैं, तब इसका वाष्प दाब P1 बचा और दूसरे वाले का P2 बचा। अब P1 अनुक्रमानुपाती x1, राउल्ट जी ने यही बताया था कि दाब मोल प्रभाज के समानुपाती, 1 का आंशिक दाब 1 के मोल प्रभाज के समानुपाती। कांस्टेंट लगा के P1 नॉट यहाँ से आ गया था, P1 नॉट लिख लिया। यहाँ P2 अनुक्रमानुपाती x2 मतलब 2 का मोल प्रभाज, 2 के वाष्प दाब के समानुपाती, अर्थात अगर 2 का मोल प्रभाज है तो वो 2 के वाष्प दाब के समानुपाती है। तो P2 बराबर k x2, कांस्टेंट लगाया था k, अब k बराबर आ गया था P2 नॉट आ गया था ये, तो P2 नॉट x2, ये P2 की वैल्यू आ गई। P टोटल आप जानते हैं दोनों का जोड़ होता है। अब जोड़ के कब होगा, शुद्ध अवस्था में नहीं होगा। हम P1 नॉट प्लस P2 नॉट नहीं कर सकते, हम ये देखेंगे विलयन में तो वाष्प दाब वो कितना बचा, यहाँ P1 बचा, यहाँ P2 नॉट, तो P1 प्लस P2। अब P1 की वैल्यू हमने निकाल ली थी P1 नॉट x1 और P2 की वैल्यू P2 नॉट x2। सब ये तीनों फार्मूले क्लियर हैं, ये क्योंकि ये जब हम अभी ग्राफ बनाएंगे राउल्ट के नियम का, तब ये तीनों काम आएंगे। अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम राउल्ट के नियम का ग्राफ बनाएंगे। राउल्ट जी ने जो नियम बताया था वो क्या कहता है, वो वाष्प दाब और मोल प्रभाज में संबंध बताता है। तो दोस्तों संबंध किस में बताता है, वाष्प दाब और मोल प्रभाज में। और क्या बताता है कि वाष्प दाब होता है वो मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये संबंध है राउल्ट के नियम का। इसी का हम ग्राफ खींचेंगे, ग्राफीय निरूपण बनाएंगे। बहुत सरल है, आपको केवल यहाँ पर कंसंट्रेशन रखना है। P1 अनुक्रमानुपाती x का हमें उपयोग करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ में दो एक्सिस होती हैं, एक x अक्ष होती है, एक y अक्ष। दोनों को हम बना लेते हैं। x अक्ष ये हो गई और इधर क्या ली हमने, ये y अक्ष है, और ये कौन सी अक्ष है, ये है x अक्ष। और
यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं मोल अंश, एक्स अक्ष पर हमने क्या लिया, मोल अंश, और यहाँ पर हम जो वाई अक्ष है उस पर क्या लेते हैं, वाष्प दाब। क्या लेते हैं, वाष्प दाब, क्योंकि ये नियम वाष्प दाब और मोल अंश में संबंध बताता है, मोल प्रभाज में संबंध बताता है, इसीलिए हमने वाई अक्ष पर वाष्प दाब ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया, मोल अंश। अब यहाँ पर क्या है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर क्या है, x1 बराबर 0 और x2 बराबर x1 बराबर 1 और x2 बराबर 0। इस बात का मतलब क्या है, ये बात किसको डेडिकेट करती है, ये इसे बताती है कि वाष्प दाब यहाँ पर वाष्प दाब अगर हम निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे। देखो x1 का मोल प्रभाज 1 है और x2 का मोल प्रभाज 0 है। इसका मतलब हमने पीछे बताया था कि अगर x2 का मोल प्रभाज 0 है मतलब x2 की मात्रा 0 है। इसका मतलब क्या है, अभी केवल और केवल कौन सा द्रव उपस्थित है, अभी केवल और केवल द्रव बन उपस्थित है। केवल और केवल कौन सा द्रव उपस्थित है, द्रव बन, क्योंकि उसका ही मोल प्रभाज है और इसका 0 है। तो यहाँ पर उसका वाष्प दाब होगा। वाष्प दाब किसका होगा, वो होगा द्रव बन का। और किस अवस्था में होगा, शुद्ध अवस्था में। मान लीजिए इतना वाष्प दाब है, ये वाष्प दाब वाली एक्सिस है, तो यहाँ पर जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, P1 नॉट, क्योंकि यहाँ पर द्रव 2 है ही नहीं, केवल और केवल द्रव बन है। अब यहाँ पर द्रव केवल बन है तो उसका वाष्प दाब केवल और केवल होगा P1 नॉट, क्योंकि अगर मिला हुआ होता तब होता P1, लेकिन वो शुद्ध अवस्था में केवल और केवल है। केवल कौन सा यहाँ पर द्रव है, बन, तो उसका वाष्प दाब P1 नॉट। अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम इधर बढ़ते गए मोल अंश वाली साइड में, तब क्या हुआ कि धीरे धीरे x2 बराबर 1 हो गया, अर्थात x2 1 हो गया और x1 बराबर कितना हो गया, 0। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर है कि x1 बराबर 1 और x2 बराबर 0। x1 बराबर 1 का मतलब क्या है और x2 बराबर 0 का मतलब क्या है, यहाँ पर केवल और केवल शुद्ध द्रव। ये किस बात को बताता है, शुद्ध द्रव 1 को, शुद्ध द्रव 1। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका अपोजिट है, यहाँ पर जो बन है वो 0 हो गया। चलते चलते इस पॉइंट पर मान लीजिए ये किस बात, यह इस पॉइंट की बात है, तब यहाँ पर द्रव बन 0 हो गया और द्रव 2 कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर द्रव 2 0 था, तब उसका मतलब क्या था, यहाँ पर द्रव 2 है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर 1 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर द्रव 1 है ही नहीं, केवल और केवल क्या है, द्रव 2 है। इसका मतलब क्या है, ये शुद्ध अवस्था में केवल और केवल द्रव 2 है यहाँ पर। तो यहाँ पर वाष्प दाब कितना ले लेते हैं, यहाँ पर वाष्प दाब हम ले लेते हैं P2 नॉट। कितना लेंगे, P2 नॉट। मान लीजिए किसी पॉइंट पर P2 नॉट ले लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका उपयोग करेंगे। यहाँ पर द्रव बन था, उसका मोल प्रभाज था, उसका वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में हो गया। लेकिन यहाँ पर द्रव का वाष्प दाब है, द्रव का मोल प्रभाज जो है वो कम होता चला जा रहा है। किसका, द्रव बन का। द्रव बन के लिए देखेंगे तो द्रव बन का मोल प्रभाज यहाँ पर 1 से कितना हो गया, 0, अर्थात कम होता चला गया। और वाष्प दाब अनुक्रमानुपाती होता है x के। x का अगर कम होगा, x अगर कम होगा, मोल प्रभाज 1 से 0 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वाष्प दाब जरूर कम होगा, क्योंकि ये दोनों अनुक्रमानुपाती हैं। अगर x1 यहाँ से 1 से 0 हो गया तो वाष्प दाब कम हुआ होगा। मतलब यहाँ पर अगर इतना ज़्यादा था तो धीरे धीरे कहाँ पहुँच गया, धीरे धीरे इस लेवल तक पहुँच गया और यहाँ पर आके 0 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोल प्रभाज 1 से 0 हो गया, कम हो गया, इसलिए वाष्प दाब भी यहाँ पर ज़्यादा था और यहाँ से इस लेवल तक पहुँच गया, इसका लेवल बिल्कुल गिर गया। अब हम देखते हैं द्रव 2 के लिए इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पर द्रव 2 बिल्कुल नहीं था, यहाँ पर द्रव 2 बिल्कुल नहीं था, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा द्रव 2 ही हो गया। अब क्या करेंगे, ये ज़्यादा से कम नहीं हुआ है, इसकी तरह नहीं है, ये पहले खूब ज़्यादा था फिर कम हो गया, पहले खूब ज़्यादा थे अब कम हो गए। ये किसकी तरह है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर 0 था और धीरे धीरे इस अवस्था में कहाँ पर पहुँच गया, 1 तक पहुँच गया, अर्थात पहले बिल्कुल नहीं था, लेकिन ऐसी अवस्था आई कि अब केवल और केवल द्रव 2 ही है
पहले बिल्कुल नहीं था। इसका मतलब क्या है, इसका वाष्प दाब 0 होगा। तो वाष्प दाब पहले यहाँ पर था, अब क्या हुआ है, अब इसका शुद्ध द्रव 2, यहाँ पर केवल और केवल शुद्ध द्रव 2 बचा है, 2 बचा है, इसीलिए इसका वाष्प दाब शुद्ध द्रव का वाष्प दाब होता पी नॉट, और द्रव 2 है इसलिए P2 नॉट, तो ले लिया यहाँ पर। ये कम से ज़्यादा हो रहा है, अर्थात ये किस तरह से ग्रो करेगा, इस तरह से। किस तरह से आएगा, इसका ग्राफ जाएगा इस तरह से। और ये बात किसको बताती है, ये बात बताती है P1 अनुक्रमानुपाती x1, P1 अनुक्रमानुपाती x1, अर्थात P1 का जो वाष्प दाब है, P1 आंशिक वाष्प दाब है, वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती है। यहाँ पर मोल प्रभाज कम हो रहा है, 1 से कम हो रहा है, 0 हो रहा है, अब वाष्प दाब भी कम हो रहा है, इसीलिए ये बात बताती है कि अगर वाष्प दाब भी कम हो रहा है और मोल प्रभाज कम हो रहा है तो दोनों समानुपाती हैं। और ये बात किसको बताती है, ये वाली लाइन, ये लाइन बताती है P2 अनुक्रमानुपाती x2, अर्थात P2 का आंशिक वाष्प दाब मोल प्रभाज 2 के जो P2 का मोल प्रभाज x2 के समानुपाती है। कैसे, यहाँ पर देखिए मोल प्रभाज 0 से 1 हो गया 0 से 1, पहले यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 1 हो गया, अर्थात बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर दाब भी बढ़ रहा है, पहले यहाँ पर 0 था और यहाँ पर कितना आके हो गया P2 नॉट, अर्थात ये सही बात है कि P1 अनुक्रमानुपाती x1 और P2 अनुक्रमानुपाती x2, ये राउल्ट भाई साहब का नियम बहुत ही अच्छा है। अब हम अगर इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हैं, इन्हें हमने मिला दिया, अब ये जो लाइन बनी है, ये जो हमने डैश डैश करके बताई है, ये लाइन किसको बताती है, ये द्रव के जो विलयन है, द्रव 2 और 1 को मिलाने से जो विलयन बना है उसका वाष्प दाब बताती है, अर्थात P टोटल बताती है, P टोटल। और P टोटल किसके बराबर होता है, हमने आपको बताया था, दोनों घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। जैसे अगर जल प्लस अल्कोहल का जो विलयन था उसमें क्या था, P टोटल बराबर P1 प्लस P2 आया था, इसी तरह से यहाँ भी P टोटल बराबर P1 प्लस P2। और ये कौन सी लाइन बताती है, ये वाली P1 नॉट से P2 नॉट तक, ये डायरेक्ट लाइन ये बताती है टोटल वाष्प दाब जो विलयन का है वो P1 प्लस P2 के बराबर है। और ये लाइन देखो, मोल प्रभाज बढ़ रहा है, 0 से 1 हो रहा है, इसलिए वाष्प दाब भी बढ़ रहा है। ये वाली लाइन, वाष्प दाब पहले बहुत था, मोल प्रभाज पहले बहुत था, कम हो गया मोल प्रभाज, 0 हो गया, वाष्प दाब भी 0 हो गया। और ऊपर वाली लाइन क्या बताती है, P टोटल बराबर P1 प्लस P2। इस साइड में मोलंस लेते हैं, इस साइड में हम क्या लेते हैं, वाष्प दाब लेते हैं। सब चीज़ समझ में आ गई, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए और ये समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, और नहीं आया है तो जहाँ भी आपको दिक्कत लग रही है छोटे से छोटे पॉइंट में आप बता सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास अगर बड़ी हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये सारा अगर समझ में आ रहा है ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों आज की क्लास को आप समाप्त करने वाले हैं। ये अच्छे से पढ़ चुके हैं, वाष्प दाब के बारे में पढ़ा था शुरू में, द्रव्यीय विलयन के बारे में, उन दोनों से मिलने वाले एक नियम के बारे में, राउल्ट का नियम कितना अमेजिंग था। राउल्ट के नियम का ग्राफ देखिए कितना खूबसूरत ग्राफ है, कितना मज़ा आ रहा था इसे बनाने में, इन दोनों चीज़ों को बनाने में। जब वाष्प दाब कम हुआ तो मोल प्रभाज जब कम हुआ तो वाष्प दाब कम हुआ, और जब मोल प्रभाज बढ़ा तब वाष्प दाब बढ़ा। यही तो नियम है राउल्ट जी का, अच्छा नियम है, मज़ा आ रहा है दोस्तों। राउल्ट के नियम के लिए एक बार आप कमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया कहीं भी तो हम दूसरे लेक्चर में इसे समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के साथ जो रहेगा राउल्ट के नियम से हम धनात्मक और ऋणात्मक विचलन निकालेंगे। इन्हीं के नियम का यूज अभी और करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आपको ये सारा अगर पता होगा, अगर आप नेक्स्ट क्लास को देखेंगे तब आपको ये सारा रिवाइज होना चाहिए। ये राउल्ट के नियम का जो फार्मूले हैं, तीनों फार्मूले जो हमने P1 और P2 और P टोटल के निकाले थे वो पता होने चाहिए, ये ग्राफ पता होना चाहिए। आप बिल्कुल आसानी से उसे समझ सकेंगे, लेकिन जब हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे तब आपको वहाँ पर मज़े लेने हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।